ओके, तो रिसेंटली मैंने शुभम के साथ एक पॉडकास्ट किया जिन्होंने 29 साल की एज में 5.5 करोड़ रुपए बना लिए थे। मतलब ये बहुत ही बड़ा नंबर है और वो भी इतनी कम एज में। अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो आज भी उनके पास इतना अमाउंट नहीं है। तो हुआ क्या था कि उस पॉडकास्ट में वो एक शीट के बारे में बात कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली हम उस शीट के बारे में जान नहीं पाए और आप लोगों के बहुत से कमेंट्स मिले कि एग्जैक्टली उस शीट में था क्या। तो मैंने उनके साथ दोबारा से पॉडकास्ट किया और फिर मैंने उनसे ये शीट मंगवाई और आज हम इसी शीट के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फायर है क्या। फायर का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, जिसका मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन जब हमारे पास इतने पैसे हैं कि जो हमारे मंथली खर्चे हैं वो आराम से पूरे हो सकते हैं। अब हमें से बहुत से लोगों को लगता है यार ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से किसी तरीके से हमने 1 करोड़ रुपए कमा लिए और उसको बैंक में डाल दिया। अब इस थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए हम ये भी मानेंगे कि थ्रू आउट 10-12 साल के लिए हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% ही रहेगा। तो लेट्स से कि 1 साल के बाद क्या होगा, जो अमाउंट है वो 1 करोड़ और उसका 7% 7 लाख, वो 1 करोड़ 7 लाख हो जाएगा। अब अगर हम वहां से उस साल सिर्फ 6 लाख रुपए निकालते हैं, जिसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली 50,000 पर मंथ, तो क्या होगा, अब हमारे पास बैंक में बचेंगे 1 करोड़ 1 लाख, उस पर अब 7% बचेगा। तो यानी वो जो अमाउंट है वो दोबारा से इंक्रीज होता रहेगा और ये थियोरेटिकली इन्फिनिटी तक चलता रहेगा कि जितना हम अमाउंट निकाल रहे हैं उससे ज्यादा वो बकेट भर रही है। तो एग्जैक्टली वो मूवमेंट को हम बोलेंगे कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। ऑब्वियसली अगर अब हमारा दिमाग खराब हो गया और एकदम हमने कोई एक बड़ा स्पेंड कर दिया, लेट्स से घर खरीद लिया या फिर कोई महंगी गाड़ी खरीद ली, तो वो कंडीशन दोबारा से टूट जाएगी और जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली कंडीशन है वो हमारी दोबारा से नीचे आ जाएगी। तो अगेन मैं आपको ये सारी चीजें जो है वो एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। सो लेट्स फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर शीट। तो इस शीट में टोटल 6 वेरिएबल्स हैं और एक कांस्टेंट है। पहले हम इस कांस्टेंट की बात करते हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर है, हमारी गवर्नमेंट के डिसीजंस के ऊपर है, तो इसे हम भूल जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास 6 वेरिएबल्स हैं, यानी जिसे हम ऑलमोस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है। और सबसे पहली चीज आती है उसमें सैलरी ग्रोथ, यानी हर साल जो हमारी सैलरी है वो कितने % से ग्रो कर रही है। लेट्स से कि आज हमारी सैलरी है 6 लाख रुपए पर एनम और वो 10% से ग्रो कर रही है, तो अगले साल हमारी सैलरी हो जाएगी 6,60,000 और उसके बाद दोबारा से 66,000 से इंक्रीज हो जाएगी, यानी 7,26,000 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेविंग रेट, यानी जो हमारी सैलरी है उसमें से कितना % जो है हम वो सेव कर सकते हैं। इसमें थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है इन्वेस्टमेंट रिटर्न, यानी जो हम पैसे सेव कर रहे हैं उसमें हमें कितना रिटर्न मिलेगा। अगर एफडी वगैरह करते हैं तो वही 6-7%, अगर हम इंडेक्स फंड्स में डालते हैं तो वो ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन लॉन्ग रन में ऑलमोस्ट 12%। अगर हम इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे ढंग से सीख लेते हैं तो हम 16-17% तक उसे ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्ट टैक्स सैलरी, यानी टैक्स देने के बाद हमारे पास पर मंथ कितने पैसे बचते हैं, और उसके बाद है एक्सपेंसेस पर मंथ, यानी हम हर महीने कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि फायर मल्टीपल क्या है। फायर मल्टीपल एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है जो हमें बताता है कि हमारे पास साल के खर्चों का कितने गुना पैसा होना चाहिए ताकि अप्रॉक्सीमेटली हम जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लें। लेट्स से कि हमारा महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है, तो साल का खर्चा बना 12 लाख और जो फायर मल्टीपल है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 या 30 होता है। तो अगर हम 25 मान लें तो 12 × 25 है 3 करोड़, यानी जिस मूवमेंट पर हम 3 करोड़ इन्फ्लेशन एडजस्टेड अचीव कर लेंगे तो उस वक्त पर हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें मैजिक क्या है कि ये जो कॉलम्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो जो पहला कॉलम है वो बता रहा है ईयर, यानी अगर आज हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो साल कौन सा चल रहा है। नेक्स्ट इज सैलरी इन ईयर्स, तो यहां पर हम देखते हैं कि हमने यहां पर जो सैलरी ली है पोस्ट टैक्स वो है 50,000। अब इस 50,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 12 से तो ये नंबर बनेगा 6 लाख। तो वही नंबर जो है वो यहां पर लिख दिया गया है और ये सारी चीजें कनेक्टेड है। ओके, तो नेक्स्ट कॉलम आता है सेविंग। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिंपल है कि जो सैलरी है इसका कितना %, ये जो पोस्ट टैक्स सैलरी है इसका कितना % हम सेव कर रहे हैं। तो 6 लाख का यहाँ पर हमने 10 डाला है तो इसका 10% हो गया 0.6 लाख, यानी 60,000 पे हम इस पर्टिकुलर साल में सेव कर रहे हैं। इसके बाद आता है टोटल इन्वेस्टमेंट। अभी जो 60,000 पे यानी 0.6 लाख हमने सेव करे थे, इसके ऊपर हमें कुछ रिटर्न मिलेगा। अगर एफडी में डालें तो उसके अकॉर्डिंग, इंडेक्स फंड में डालें तो उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने लिया है 10%, तो 60,000 का 10% हो गया 6,000, तो यहाँ पर टोटल 66,000 यानी 0.66 लाख जो है हमारे 1 साल के बाद हमारे पास बचेंगे। अब अगले साल क्या होगा कि जो हमारी सैलरी है वो 10% से इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमने सैलरी ग्रोथ ली है वो 10% ली है।
तो यहाँ पे 6.6 लाख हमारी सैलरी होगी और हमारी सेविंग कितनी होगी, इसका 10%, यानी अप्रॉक्सीमेटली 0.7 लाख। तो दूसरे साल के एंड में हमारे पास क्या बचेगा, पिछले साल की सेविंग यानी 0.66 लाख प्लस 0.7 लाख इस साल जो हमने कमाया है, उन दोनों का सम करके उसमें जो है 10% हमारा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा रिटर्न जो हम मान रहे हैं वो 10% है। वैसे ही अगले साल दोबारा हमारी सैलरी जो है वो 10% से इंक्रीज होती है और जो हमारी सैलरी है वो इस बार होगी 7.3 लाख। और अब इसका जो 10% है, क्योंकि यहाँ पर हमने 10 डाला है, इसका 10% अगेन अप्रॉक्सीमेटली 0.7 लाख। ये एग्जैक्टली है, सिर्फ यहाँ पर जो नंबर है वो पूरे नहीं दिखा रहा, बट आई होप यू गॉट द आइडिया। फिर क्या होगा, 1.45 लाख प्लस 0.7 लाख, इन दोनों का अमाउंट, यानी पिछले साल हमारे पास बचे थे 1.45 लाख, इस साल हो गया 0.7, और इस पे हमें जो टोटल मिलेगा रेट ऑफ रिटर्न वो है 10%, और इस तरीके से जो अमाउंट है वो चलता रहेगा। ओके, तो अब सबसे इंटरेस्टिंग कॉलम आता है नेक्स्ट वाला, जो कि फायर अमाउंट है, जिस पर हमेशा हमारी नजर रहनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अमाउंट है जो हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकता है। तो लेट्स से हमारे मंथली एक्सपेंसेस 15,000 है, तो अगर मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन दिखाऊं तो 15,000 इंटू 12 यानी एक साल का खर्चा, और हम मान के चल रहे हैं जो फायर मल्टीपल है वो 30 है, तो आप 25 या 30 अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो आप 35 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 54 लाख, यानी इस साल अगर हमारे पास 54 लाख होते तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते, यानी जो 15,000 रुपये हमारा मंथली खर्चा है वो इसी से निकलता रहता। अब आप बोलोगे कि यार 15,000 जो आज का खर्चा है वो अगले साल के 15,000 के बराबर थोड़ी ना है, क्योंकि आज का 15,000 और 2-3 साल के बाद वाला 15,000 वो दोनों हमें सेम चीज़ें नहीं खरीद सकता। यानी जो आटा है, दाल है, चीनी है, वो उनकी जो वैल्यू फॉर मनी है वो बराबर नहीं है। तो एग्जैक्टली वो चीज़ भी यहाँ पर एडजस्टेड है, इसलिए जो हमने फायर अमाउंट है वो इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया है। तो 54 लाख के बजाय अगर अगले साल हमें फाइनेंशियली फ्री होना है तो हमारे पास 57.2 लाख होने चाहिए, उसके अगले साल 60.7 लाख, उसके अगले साल 64.3 लाख। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इन दो कॉलम्स के बीच में एक रेस लगी है। एक अमाउंट है जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, और एक अमाउंट है जो आपका फायर अमाउंट है, जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकता है। तो जिस मूवमेंट पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो फायर अमाउंट के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाती है, उस वक्त पर हम खुद को क्या बोलेंगे कि हम फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर आप एंड वाले जो रो है उसमें भी आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास 88 लाख रुपीज़ ही हुए, जबकि यहाँ पर हमें 206 लाख चाहिए थे, यानी 2,06,00,000 रुपए चाहिए थे, तब हम फाइनेंशियली फ्री होते। तो इन कंडीशंस पे हम कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते थे। लेकिन ये जो सारे पैरामीटर्स हैं इसको आप एक बॉक्स मानिए, और ये जो सारी नॉब्स हैं, तो अगर हम इन नॉब्स को चेंज करते हैं तो हम जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मानता हूं कि हम जो सेविंग है उसको अग्रेसिव करते हैं, यानी मैं 50% अब सेव कर रहा हूं। तो देखें मैजिक, लेट्स प्रेस एंटर। तो जैसे ही मैंने 50% सेविंग करना स्टार्ट कर दिया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो रो है वो ग्रीन हो गई, यानी जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बड़ा बन गया जितना फायर अमाउंट था, और इस वक्त पर हम फाइनेंशियली फ्री हो गए। तो ये चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं सैलरी ग्रोथ भी कर दूं, यानी आप कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन करते हैं जहां पर आपको 15 से 20% के आसपास जो सैलरी ग्रोथ है वो मिल रही है, तो अगर मैं 20% यहाँ पर कर दूं तो आप देख सकते हैं कि और जल्दी हम सिर्फ 9 साल में जो है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर रहे हैं। वैसे ही अगर इन्वेस्टमेंट रिटर्न को मैं और ज़्यादा कर दूँ तो 10 की जगह अगर मैं इसको 15% कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 8 साल में ही जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई। इस टाइम अगर हम चाहें तो हम नौकरी छोड़ सकते हैं। फायर का जो FI है यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो अचीव करना चाहते हैं, रिटायर नहीं होना चाहते, क्योंकि अगर रिटायर हो गए हम कोई भी काम नहीं करेंगे तो बहुत बोर हो जाएंगे। बट ये जो है वो फॉर्मूला इस तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट, अगर हम अपने एक्सपेंसेस कम कर देते हैं तो यहाँ पर भी हम इससे भी प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको अगर 10,000 में कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 साल में, एक और साल पहले जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम है वो मिल गई है। तो इस तरीके से ये टोटल यही वेरिएबल्स हैं जिनके साथ प्ले करना पड़ेगा। अब कॉमन सवाल ये आता है कि जो शुभम है उन्होंने 29 साल की एज में ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली थी, और वो उन्होंने कैसे किया? तो उन्होंने इन सारे के सारे पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज किया था। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि वो अमेरिका शिफ्ट हो गए, जैसे जो उनकी सैलरी है वो 4 टाइम्स हो गई, यानी 400% का इंक्रीज। वो 1 टाइम था इसलिए उसे हम सैलरी ग्रोथ में नहीं डाल सकते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो उनका सेविंग है वो बहुत एग्रेसिव था, वो 85% सेव कर रहे थे, क्योंकि सैलरी इतनी ज़्यादा थी और वो और उनकी वाइफ दोनों अमेजॉन में काम कर रहे थे। इसीलिए 15% इनकी सैलरी का, 15% उनकी सैलरी का, दोनों मिला के जो अपने खर्चे थे वो कर पा रहे थे।
और उसके बाद जो उनका इन्वेस्टमेंट रिटर्न है, क्योंकि उनकी जो सैलरी थी अमेजॉन की, उसका 50% सैलरी उनको अमेजॉन शेयर्स की मिलती थी, और उस टाइम जो अमेजॉन थी वो हाई ग्रोथ रेट पे थी, यानी जो उनका रिटर्न था वो 20% के आसपास था। और उस रिटर्न की वजह से उन्हें जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो बहुत जल्दी मिल गई। तो यहाँ पर अगर आप सारे पैरामीटर्स को ट्वीक करें तो वो बहुत जल्दी जो है चीज़ है वो अचीव हो सकती है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो भी है वो यही पैरामीटर्स हैं। तो जो बॉक्स है, अगर आपने पुराने टीवी देखें तो आपके पास उधर जो रिमोट कंट्रोल है वो उसमें वही नॉब्स है, आप सिर्फ वही वाले जो नॉब्स है उसको चेंज कर सकते हो, इसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है। इन्फ्लेशन के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल है। हम एक्सपेंसेस में जो है वो थोड़े कम कर सकते हैं, सैलरी को ग्रो कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को और अच्छे ढंग से सीख के उसे ग्रो कर सकते हैं, और इस तरीके से हम जो सारी चीज़ें हैं उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों से पूछे थे और उनके ये जो क्वेश्चन है वो आए थे, तो मैं उनके सारे जो आंसर्स हैं वो आपको दे देता हूँ। सबसे पहले था कि क्या हर साल एग्जैक्टली सेम वैल्यू होगी जो मैं सोच रहा हूँ, मीनिंग कई लोगों ने मुझसे पूछा कि जो आप यहाँ पर ये शीट बना रहे हो, लेट्स से यहाँ पर साल के एंड में मेरे पास 6.12 लाख है, तो क्या वो एग्जैक्टली अमाउंट होगा क्या नहीं? तो इसका आंसर है हाँ और ना, यानी वो डिपेंड करता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है और ये जो सैलरी ग्रोथ है और ये जो बाकी पैरामीटर्स हैं, क्या वो हर साल यहाँ पर सेम रहेंगे कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 20% इन्वेस्टमेंट हमें एफडी वगैरह से तो नहीं मिलेगी, इंडेक्स फंड में भी नहीं मिल सकती उतनी, वो मिल सकती है अगर बहुत ही लो में हम खरीदें, बड़े में बेचें एंड सो ऑन। तो ये तो इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है वो तो हमें मिलेगी सिर्फ शेयर मार्केट से। तो शेयर मार्केट तो वॉलेटाइल है, वो ऊपर नीचे जाएगी, तो यहाँ पर जो आपका नंबर है हर साल वो कभी कम भी होगा कभी ज़्यादा भी होगा, लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या है। अगर वहीं पर हमने जो सारा अमाउंट है वो एफडी में डाला हुआ है, तो एफडी तो कभी हिलती नहीं है, वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल एफडी में हम 1 लाख रुपये सेव करते हैं और हमें पता है वो हमें 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगले साल 1,05,000 ही होंगे, तो वो अमाउंट जो है वो फिक्स्ड रहेगा। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है, जो ये पहला क्वेश्चन है आपका कि हर साल जो वैल्यू मैं सोच रहा हूँ वही होगी, वो डिपेंड करता है कि हमारी जो ये नंबर्स हैं वो कांस्टेंट है कि नहीं। तो आई होप यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्या है कि इसमें बीच में अगर आई हैव टू बाय समथिंग लाइक कार, मैरिज एक्सेट्रा, फिर क्या होगा? अगर बीच में मेरा कोई बड़ा खर्चा आ गया, ये भी मुझसे सवाल पूछा गया, तो फिर क्या होगा? तो द थिंग इज कि इस मॉडल में वो चीज़ इंक्लूड नहीं की गई है, तो उस केस में जो हमारी जर्नी है हम पीछे चले जाएंगे। तो जो बड़े खर्चे हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो बड़े खर्चे इसमें से नहीं होंगे, फिर वो जो बड़े खर्चे हैं वो किसी और तरीके से आएंगे। तो अगर इसमें से हम करते हैं तो ये जो मॉडल बनाया गया है वो उस पैरामीटर को इंक्लूड नहीं करता, इसलिए उस पर्टिकुलर केस में ये मॉडल इनसफिशिएंट है। तो यस, अगर आप सोच रहे हैं कि वो चीज़ें इस मॉडल में इंक्लूड नहीं की गई तो आप ठीक सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई द फायर मल्टीपल इज 30, मतलब ये नंबर आया कहाँ से? तो ये वैसे तो अंग्रेज़ों का कॉन्सेप्ट है, वो नॉर्मली बोलते थे कि 4% जो है वो अमाउंट आप निकालते रहो, उसका इन्वर्स कर दिया तो वो 25 टाइम्स जो था वो फायर मल्टीपल मानते थे। लेकिन वैसे भी अगर आप, इसका कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है, वैसे भी आप नॉर्मली उसको मल्टीप्लाई करने लग जाओ कि किस नंबर के ऊपर, यानी साल के जो मेरे खर्चे हैं उसके किस मल्टीपल के ऊपर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, यानी मेरी एक ऐसी बाल्टी बन जाए, एक ऐसी टैंकी बन जाए जहाँ पर जो ऊपर से जो पानी है वो इतना ज़्यादा आ रहा है, यानी मेरे पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं और जो मैं निकाल रहा हूँ वो कम है, तो वो आपको 25, 30, 35 के आसपास ही मिलता है। तो वो अगर आप नॉर्मली वैल्यू जस्ट पुट करते रहें एक एक नंबर करके, तो वो जो नंबर है वो इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो इसमें आई थिंक वो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इज दिस मॉडल 100% ट्रू? सो नो मॉडल इज 100% ट्रू। तो ये वाला जो मॉडल है वो 100% ट्रू नहीं है, इसकी कुछ कमियां हैं, जैसे कि एक कमी तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि इसमें जो बड़े खर्चे हैं वो इंक्लूड नहीं किए गए। तो ये जो मॉडल है ये अप्रॉक्सीमेट हमें गाइड करने के लिए है। हो सकता है कि लेट से हमने लाइफ में कोई बड़ी चीज़ कर दी और एकदम ही हमारे पास 3, 4, 5 करोड़ रुपए आ गए, तो हमें पता है कि अच्छा अब हमें इस मॉडल की ज़रूरत नहीं है, अब हमें कोई और बड़ा थिंकिंग मॉडल चाहिए या और डिफरेंट थिंकिंग मॉडल चाहिए। तो अगर मैं शुभम का ही केस लूँ तो उन्होंने क्या किया कि जैसे उनके पास 5.5 करोड़ हुए थे, वो बाहर से जॉब छोड़ के यहाँ पर वापस आ गए बैंगलोर में, राइट। उन्होंने जॉब भी छोड़ दी और अब वो ये वाला मॉडल यूज़ नहीं करते, ये एक सहारा था एक जर्नी तक पहुँचने के लिए। तो ये जो मॉडल है ये परफेक्ट नहीं है, ये एक अप्रॉक्सीमेट है कि अच्छा इस तरीके के मतलब जो डायरेक्शन है मैं यहाँ पर जाना है। तो ये कुछ वैसा नहीं है कि किसी पत्थर पे लिखा हुआ रूल है और इसे मिटाया नहीं जा सकता। ये एक गाइडेंस है कि अच्छा हम ये कर रहे हैं तो ये होगा, मतलब हम अपना आपसे जो है वो झूठ नहीं बोल रहे हैं कि हम इतनी सेविंग करें तो यार इतना टाइम लगेगा, और अगर इतनी सेविंग करें तो शायद हम कभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव भी ना कर पाएँ या बहुत जल्दी अचीव कर लें। लेट्स अगर मैं यहाँ पे 10% कर देता हूँ तो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन ही नहीं हुआ, और फिर क्या हुआ, मतलब हम 24 साल तक भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव ही नहीं कर रहे हैं। इससे आगे जो रोज़ हैं वो ऐड करके क्या फ़ायदा। लेकिन अगर हम
80% जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सेव कर रहे हैं, या फिर जो सैलरी है वो हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। इन शॉर्ट, इट इज़ जस्ट अ गाइडेंस टूल, नॉट अ परफेक्ट टूल। नेक्स्ट हमारे पास आता है वन बिग इवेंट दैट कैन एक्सलरेट द ग्रोथ। तो इसके बारे में मैंने बात कर दी कि हाँ, वो बिग इवेंट हो सकता है। कई बार किसी के स्टार्टअप बिक जाते हैं, जैसे कि मैंने रवि हांडा जी का पॉडकास्ट लिया था अपने दूसरे चैनल में, तो उनके केस में क्या हुआ था कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, प्लस जो उनका बिजनेस है वो अनअकैडमी ने एक्वायर कर लिया, तो वो एकदम एक बड़ा इवेंट हुआ, एक साथ पैसे आए और वो जो चीज़ है वो सॉल्व हो गई। कई लोगों के केस में वो इनहेरिटेंस होता है, लेकिन अगेन हमें वो जो है फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए कि वो इनहेरिटेंस के पैसों को हम किसी और चीज़ में ना इन्वेस्ट करें। और अगर हमें इतने सारे पैसे एक साथ मिलते भी हैं तो वो जो बड़ा अमाउंट है, उस बड़े अमाउंट को हम छेड़ नहीं सकते। वो है कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उसको वो कवर करता रहेगा, यानी जो हमारा लाइफस्टाइल आज का है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हमेशा वैसे ही रहेगा। लेकिन उसको अगर आप छेड़ दिया तो वो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो दोबारा से हम नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी अ एक्सेल प्रॉब्लम, इट इज़ इमोशनल। तो ये मेरी बात हुई थी किसी से, उन्होंने बोला यार ये जो सारे मॉडल्स हैं ना वो नहीं चलते, वो इमोशनल है। कि जो सारे फाइनेंशियल डिसीजन हम किसी कोई फ़ोन लेना चाहते हैं, कई बार घर में कुछ हो जाता है, तो ये कोई एक्सेल में सॉल्व नहीं हो सकता, एंड विच इज़ ऑल्सो ट्रू कि वो नहीं सॉल्व हो सकता, लेकिन ये गाइडेंस टूल है। तो अगर मैं अपना केस बताऊं तो मेरे केस में जो जैसे मैं सेव करता था, तो मैंने सिर्फ एक डिसीजन लिया था कि जो मेरी सेविंग है वो जैसे ही सैलरी मिलेगी, जब मैं जॉब्स वगैरह करता था गवर्नमेंट जॉब, तो उसमें क्या था वो जो सैलरी है वो आते ही कट जानी चाहिए। ओनली देन आई स्टार्टेड सेविंग। तो मुझे लगता है कि जैसे ये सेविंग वाली चीज़ है और इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है, लेट्स से कि हम इंडेक्स फंड में डाल रहे हैं, अगर वो आते ही कट जाए तो उसके बाद वो ध्यान भी नहीं रहता कि वो सेव हो रहा है, होती रहेगा। उसके बाद हम सोचते हैं कि यार इतनी सैलरी अब तो इसी में एडजस्ट करना है, हमारा दिमाग ही भूल जाता है, और जो नेचुरली वो जो चीज़ है वो सॉल्व होने लग जाती है। तो मेरी समझ से ये चीज़ पॉसिबल है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं पॉसिबल, तो इट डिपेंड्स। फॉर मी इट वर्कड। आपके लिए क्या काम कर रहा था वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यार किसी की अगर सैलरी ही 15,000 है तो 50% कहाँ सेव करेगा? तो विच इज़ अगेन ट्रू, इन छोटी सैलरीज में वो पॉसिबल नहीं है। मैं जानता हूँ हमें से काफ़ी लोगों की उतनी सैलरी होगी, बट लाइक वी हैव टू फील मोटिवेटेड कि यार सबसे पहले तो फिर सैलरी प्रॉब्लम है, हमें वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा उसमें है। आप हायर एजुकेशन लेते हैं, आप अपनी जो सिटीज़ हैं वो चेंज करते हैं, कई बार आप टैलेंटेड हो भी, लेकिन उस सिटी में वो कभी उतना बड़ा बिजनेस ही नहीं है जो आपको हायर करेगा और उतनी पैसे दे पाएगा। तो उन केसेस में या तो आप सीख रहे होने चाहिए कि आप कोई बड़ी चीज़ सीख रहे हो, तब आप रुके हो कि उतनी सैलरी में, या फिर आप सिटीज़ चेंज करो, या फिर आपको पता है कि इवेंचुअली हाँ मैं एक स्टार्टअप जैसी जगह में हूँ जहाँ पर मैं एक सैलरी का हिट ले रहा हूँ और फिर मैं इंक्रीज़ करूँगा। बट अगर इतनी कम सैलरी है तो 50% सेव नहीं हो सकती, और उसमें भी आप ट्रू हो, ये सच है कि उसमें नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें तब आएंगी जब एक बार फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो मेंटेन है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा सैलरी है फिर उसमें वो सेविंग और वो सारी चीज़ें होती है। तो अगर ये वाली कंडीशन है तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है वो है दैट इज सैलरी प्रॉब्लम। एंड फाइनली व्हाट्स नेक्स्ट? तो नेक्स्ट कुछ नहीं है, ये वाला जो गूगल शीट है वो मैं शेयर कर दूंगा। मैं यहाँ पर प्लीज़ शेयर नहीं कर रहा क्योंकि एक बड़ा पॉडकास्ट है, वो मेरे दूसरे चैनल में, आप वो देखिए, उसमें बहुत डिटेल में और भी चीज़ों के बारे में बात करी है। तो मैं चाहता हूँ आप वो चीज़ देखिए, वहाँ पर आपको जो शीट है वो मिल जाएगी। तो आप जो उसकी शीट का शॉर्टकट है वो आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि जो अपना मोबाइल है उसमें मेरे पास शीट पड़ी होती है कि मेरे अभी एसेट लायबिलिटी कितने हैं, ओवरऑल जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है, और इस तरीके का एक टूल है वो भी वहीं पे पड़ा होता है कि वहाँ पे आपने क्लिक किया, वहीं पे चेंजेस कर दिए और हो गया। अगर लैपटॉप में रहेगा या कहीं और रहेगा देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, लेकिन अगर वहीं पे आइकन बना हुआ है तो एक नॉर्मल वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब में कि कैसे वो जो शीट है यहाँ पर बन जाता है उसका शॉर्टकट, एंड देन इट विल हेल्प यू। तो आई होप ये जो सारी चीज़ें आपको बहुत वैल्यूएबल लगी होगी। और जो दूसरी शीट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास कितने एसेट्स हैं, क्योंकि वो जो शेयर्स की वैल्यू है जो मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह करता हूँ वो ऑटोमेटिकली जो पिक है वो कर लेता है। तो अगर वो भी चाहिए होगी तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। सो आई प्रे कि आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। और ये जो सारे टूल्स हैं वो सिर्फ गाइडेंस के लिए, उसको आप बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, लेकिन ये मैथ्स वर्क करता है क्योंकि मैथ्स तो झुटला नहीं सकते हम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।